हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम एसएससी लाइव क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर कवर करने वाले हैं, जो कि है वर्ब। एंड बिलीव मी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एनी एग्जाम। इफ यू वांट टू टेक एनी एग्जाम, दिस चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, आई टोल्ड यू कि उसमें सब्जेक्ट है एंड आफ्टर दैट वी हैव वर्ब। कहते हैं कि वर्ब के बिना कभी सेंटेंस नहीं बनते, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ब के बिना भी सेंटेंस बनते हैं, जिनको हम नो वर्ब सेंटेंस कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सच है कि वो नो वर्ब में भी कोई तो वर्ब होता है। ये वर्ड आपने बचपन से सुना होगा, इस तरह का चैप्टर आपने कई बार पढ़ा होगा। वर्ब को हमेशा सबने आपको बताया होगा कि वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आज हम कुछ ऐसा सीखेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट हम ऐसे सीखेंगे जिसमें वर्ब जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, वो कहीं ना कहीं उसके कंसेप्ट्स काफी सारे हैं जो लॉजिकली चेंज हो जाएंगे, और वो सच में लॉजिकल वर्ड्स आपको दिखेंगे कि हाँ, क्यों इस वर्ड को वर्ब कहा जाता है। दोस्तों, यही सब जानने के लिए इस सेशन में आपके लिए लेकर आई हूँ। और वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। आज जो कुछ भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम प्लस स्पोकन के लिए भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सबसे पहले डालते हैं एक नजर कि आज के इस सेशन में क्या कुछ हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज के सेशन में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू वर्ब देखेंगे, मतलब वर्ब का एक छोटा सा परिचय देखेंगे, एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वर्ब क्या होता है। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ वर्ब्स, यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ वर्ब को भी कवर करेंगे। ये चैप्टर सच में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ वर्ब को भी कवर करेंगे। ओके, साथ ही साथ हम आइडेंटिफाई, एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या है, ये आप अभी समझेंगे थोड़ी ही देर में। उसके बाद हम जितने भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ब होता क्या है। चलिए, इंट्रोडक्शन टू वर्ब। Verbs are one of the core parts of speech in English language and are essential for constructing meaningful sentences. Verbs एक core part है parts of speech का। जैसे मैंने आपको बताया था कि there are 8 parts of speeches, जैसे जिसमें noun आ जाता है, verb आ जाता है, adjective, adverb, preposition, conjunction, ये सब हमारे parts of speech हैं। Interjection, इनमें से ही एक है वर्ब, जो कि हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, और ये कोर मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, एक बहुत ही ज्यादा मुख्य पार्ट ऑफ स्पीच है। आप कह सकते हैं सेंटेंस का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये पार्ट है। वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस। अब देखिए, वर्ब को अच्छे से समझने के लिए आपने आज तक अगर वर्ब की डेफिनेशन को देखा हो, वर्ब क्या है? कोई भी एक्शन वर्ड, जो भी कार्य हम करते हैं, कोई भी एक्शन वर्ड, वी प्ले, वी ईट, वी ड्रिंक, वी गो, वी कम, वी लाई, वी सिंग, व्हाटएवर, कोई भी कार्य जो हम करते हैं, कोई भी कार्य, तो उस क्रिया को, उस कार्य को हम लोग वर्ब के नाम से जानते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग वर्ब के नाम से जानते हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं वो सब कुछ वर्ब हैं। लेकिन दोस्तों, वर्ब कब किसी और रूप में आपको दिख सकता है? मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं कि एक्शन है तो वो वर्ब है। नो, इट इज नॉट द एक्यूरेट पॉइंट। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि सारे एक्शन वर्ड्स वर्ब हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ एक्शन वर्ड्स ही वर्ब होंगे। वर्ब और भी कुछ होता है। जरूरी नहीं है कि एक्शन वर्ड्स ही वर्ब होंगे। कई बार ऐसा होता है जो वर्ड दिखने में एक्शन ना हो, फिर भी वो एक वर्ब होता है। अब ऐसा कैसे भाई? यहाँ पर वही बात मैं आपको समझाने वाली हूँ कि वर्ब एक्शन के अलावा और क्या होता है। वर्ब की इंपॉर्टेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और जो फाइनेस्ट डेफिनेशन है वो आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, अ वर्ब इज वर्ड दैट एक्सप्रेसेस। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो कि एक्सप्रेस करता है। क्या एक्सप्रेस करता है? किसी भी एक्शन को, मतलब कोई भी कार्य जो किया जा रहा है, एक्शन जो किया जा रहा है, वो एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक्शन नहीं है, लेकिन जो भी एक एक्शन किया जा रहा है वो सब एक वर्ब है। उसके अलावा स्टेट ऑफ बीइंग और अकरेंसेस, स्टेट ऑफ बीइंग और अकरेंसेस। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? मैं अगर आपसे कहूं आई एम अ टीचर, तो मैं क्या हूं? मेरा बीइंग क्या है? आई एम अ टीचर।
ओके, सो मैं क्या हूँ? एक टीचर, है ना? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, वह एक टीचर है, तो ये जो है वाला शब्द है, ये वर्ब को दर्शाता है। मतलब वह क्या है? वह एक टीचर है ना? उसके स्टेट, उसके बीइंग को बताता है। जैसे मैं आपसे कहूँ वाटर इज लिक्विड, ओके, जो पानी है वो एक तरल पदार्थ है, तो ये वाटर इज लिक्विड, तो वाटर की स्टेट क्या है? कि वो लिक्विड है ना? अकरेंसेस, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैंने सोचा, मैंने समझा, प्रोसेसेस जो होते हैं, पोजीशन होता है। अकरेंसेस मतलब हमारा इस तरह का होना कि हम डॉक्टर हैं, हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट हो, तो जो आप हो वो आपके स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाता है, तो वो भी क्या होगा? वर्ब होगा। आप खुद ही सोचिए, यदि मैं आपसे एक सेंटेंस बोलूं आई एम अ टीचर, और मैं आपसे पूछूं इसमें वर्ब क्या है, तो आप क्या कहेंगे? बताइए मुझे। ऑब्वियसली आप कहेंगे एम। मैम इसमें जो एम लिखा है वो वर्ब है। क्यों है भाई? क्योंकि मैंने कहा मैं एक टीचर हूं, तो वो मेरे स्टेट बीइंग को दर्शाता है, वो एम वहां पर वर्ब होगा। ओके, मोर ओवर, अगर कोई किसी चीज के पोजीशन को शो करता है, कोई भी शब्द जो पोजीशन, अधिकार को एक्सप्रेस करता है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है ना? तो अब मैं इसे सेंटेंस को अगर हिंदी में बोलूं आई हैव अ कार, हिंदी में बोलूं मेरे पास एक कार है, तो ये है मेरे पोजीशन को शो कर रहा है, उस कार के ऊपर मेरी ओनरशिप को शो कर रहा है। आप खुद सोचिए, मैं आपसे सेंटेंस बोलूं आई हैव अ कार, और मैं आपसे पूछूं कि इसमें वर्ब क्या है, तो आप एकदम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मैम हैव एक वर्ब है। यस ऑफ कोर्स, वो हैव एक वर्ब है, क्योंकि वो दर्शा रहा है कि यह कार आपकी है, मतलब इस कार पे आपका अधिकार है, आपका पोजीशन। ओके, तो सो जो भी शब्द हमें पोजीशन को दर्शाता है, हमें अधिकार के बारे में बताता है, वो एक वर्ब होगा। ओके दोस्तों, एक और बात, हम अक्सर ऐसा सोचा करते हैं, आपने कभी बचपन में भी ये बात सुनी होगी, वैसे भी अगर कभी पढ़ा हो तो सुना होगा कि वर्ब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब, है ना? तो ये वर्ब को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो कब मेन वर्ब है और कब हेल्पिंग वर्ब है? दोस्तों डोंट वरी, उसको भी मैं अभी आपको यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब कोई भी एक्शन है, स्टेट ऑफ बीइंग, अकरेंसेस है और पोजीशन है, मतलब अधिकार को शो करने वाला कोई भी शब्द एक वर्ब होगा। ओके, वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शंस, एग्जाम्पल रन, सिंग, ईट, ये सब एक्शंस है ना? भागना, गाना, खाना, ये सब क्या है? एक्शंस है। तो ये एक्शंस को शो करने वाला कोई भी शब्द क्या है? वर्ब होगा। फॉर स्टेट्स ऑफ बीइंग, मतलब किसी का होना, किस रूप में होना, जैसे इज, एम, आर, वो क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है, ये वर्ब है। प्रोसेसेस, कोई भी प्रोसेस चल रहा हो, क्रिया चल रही हो, प्रक्रिया चल रही हो, जैसे बिकम, थिंक, ही बिकेम अ डॉक्टर, आई थिंक दिस इज राइट, सो थिंक, सोचना, समझना, बनना, ये सब भी क्या है? ये प्रोसेसेस हैं, ये भी वर्ब है। उसके अलावा पोजीशन बताने वाले, अधिकार बताने वाले शब्द, जैसे हैव, हैज, हैड, ये सब हमें पोजीशन बताते हैं। शी हैज अ कार, आई हैव अ कार, दे हैड अ बंगलो, सो हैड, हैव, ये पोजीशन को शो कर रहे हैं, अधिकार को शो करने वाले शब्द हैं, और इसीलिए इनको भी वर्ब कहा जाएगा। ओके, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि कोई शब्द किसी कार्य को दर्शाए, किसी के अधिकार को दर्शाए या किसी के कुछ होने को दर्शाए, तो उस शब्द को वर्ब के नाम से जाना जाता है। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया के नाम से जानते हैं। अब आपको सिर्फ पहचानने के लिए वर्ब इतना होना चाहिए, यदि कोई भी शब्द आपको किसी एक्शन को दर्शाए या स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाए या पोजीशन को दर्शाए, तो समझ लीजिए कि वो एक वर्ब है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर कवर करते हैं। ओके, रवीना प्लेज टेनिस, रवीना टेनिस खेलती है, तो रवीना टेनिस खेलती है, प्लेज क्या शो कर रहा है? एक्शन। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये लड़की कुछ टेनिस खेल रही है ना? तो टेबल टेनिस खेल रही है, तो ये टेनिस बॉल है और ये टेनिस को यूज कर रही है, उस कार्य को कर रही है ना? तो ये क्या है? या वो इसको रोज खेलती है, तो ये क्या है? एक्शन को दर्शाता है। चलिए आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, लेकिन दोस्तों एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। ये एक डिस्क्लेमर है जिसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक
आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। जितने भी इमेजेस हमने इस पूरी स्लाइड में यूज की हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। वी रेस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर्स and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iit.ac.in and we shall remove the images. Okay? तो यदि आपको कोई भी किसी भी इमेज से अगर कोई कंसर्न है, कोई पर्सनल इशू है, तो आप हमको इस मेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उन इमेजेस को रिमूव करेंगे। हालांकि जितने भी इमेजेस हमने यूज की हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। ठीक है, तो चलिए अभी हमने यहाँ पर वर्ब को डिस्कस किया था कि वर्ब क्या होता है, एक एक्शन स्टेट ऑफ बीइंग अ पोजीशन। तो अब हम आ जाते हैं सीधे इसके एग्जाम्पल्स। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो रवीना प्लेज टेनिस। अब देखिए यहाँ पर कार्य क्या किया जा रहा है, प्लेज। प्लेज क्या है, एक एक्शन। जैसे आप इस लड़की को देख रहे हैं यहाँ पर, ये टेनिस खेलती है ना। हो सकता है रोज खेलती हो, इसलिए हमने लिखा प्लेज टेनिस, रोज आती होगी टेनिस खेलने के लिए। तो आपने देखा टेनिस खेल रही है, ये कार्य चल रहा है, तो ये क्या है, वर्ब है। ओके, आदित्य इज अ डॉक्टर। आदित्य एक डॉक्टर है, तो ये आदित्य के डॉक्टर के होने को दर्शाता है कि मतलब आदित्य एक डॉक्टर है, हो नहीं रहा है, वही है, एज इट इज है, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाता है, परमानेंट सिचुएशन है। तो यहाँ पर ये जो इज है ये स्टेट और बीइंग के लिए यूज हुआ है ना। भाई बीइंग के लिए हम बी की किसी भी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और बी की फॉर्म्स क्या होती हैं भाई, बी की फॉर्म्स होती हैं इज, आर, एम। पास्ट फॉर्म्स होती हैं वॉज एंड वर। फ्यूचर में आप बी को एज इट इज देख सकते हैं। उसके अलावा यदि मैं बात करूं बी की, तो बीइंग, बीन, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो आदित्य एक डॉक्टर है, ये प्रेजेंट सिचुएशन और वो परमानेंट सिचुएशन है। तो इस केस में हम स्टेट बीइंग को दर्शाने के लिए इज शब्द का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों कभी भी यदि इनमें से कोई भी वर्ब हो, इज, एम, आर हो, वॉज, वर, हैज, हैव, कोई भी वर्ब, यदि वो स्टेट बीइंग को दर्शाता है या पोजीशन को दर्शाता है या एक्शन को दर्शाता है, तब वो हमारा मेन वर्ब कहलाएगा। ओके, स्टार हैज अ वंडरफुल कार। अब किसी बॉय का नेम है स्टार और स्टार के पास एक वंडरफुल कार है, बहुत ही बढ़िया कार है ना। तो हैज उसके पोजीशन को दर्शा रहा है। ये कार किसके पास है, स्टार के पास है। तो स्टार हैज अ वंडरफुल कार है ना, मतलब इस वंडरफुल कार का जो पोजीशन है, जो अधिकार है, वो किसके पास है, स्टार के पास है। मतलब स्टार के पास है क्या है, एक वंडरफुल कार। तो ये स्टार के पोजीशन को दर्शा रहा है, मतलब स्टार के पास एक वंडरफुल कार का पोजीशन है, एक अधिकार है, किसका, वंडरफुल कार है ना। तो यहाँ पर हैज किसको शो कर रहा है, पोजीशन को। और जब ये पोजीशन को शो कर रहा है तो ये भी हमारा एक मेन वर्ब होगा। मतलब इनमें से कोई भी शब्द अगर आप देखेंगे जो ये हाईलाइटेड है, तो ये हमारे मेन वर्ब्स हैं। क्यों, ये प्रिंसिपल वर्ब्स हैं। मेन वर्ब्स क्यों, क्योंकि ये इनके स्टेट बीइंग को, एक्शन को या पोजीशन को दर्शा रहे हैं। कोई भी शब्द यदि एक्शन को, स्टेट बीइंग को या पोजीशन को दर्शाता है तब वो हमारा मेन वर्ब कहलाता है। हालांकि मेन वर्ब होता क्या है, इसको अभी हम बाद में इलाबोरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि तीनों ही एक वर्ब है। ओके, पिंकी हैड अ बिग फार्म हाउस इन नैनीताल। पिंकी के पास एक बड़ा सा फार्म हाउस है, कहां पर, नैनीताल में। तो ये हैड उसके पोजीशन को दर्शा रहा है, किसका, फार्म हाउस का पोजीशन किसके पास है, पिंकी के पास। ही वेंट देयर। ओके, यहाँ पर पिंकी किसी बॉय का नेम है। ओके, ही वेंट देयर एवरी ईयर। सो वेंट, पिंकी कई बार लड़कों का नाम भी हो जाता है, तो भाई ये किसी कोई लड़के जो पिंकी होंगे उनका नाम है ये। सो ही वेंट देयर एवरी ईयर है ना। ये जो वेंट, वो वहां जाते थे हर साल, मतलब उनके पास था, फार्म हाउस है नहीं, था नैनीताल में, और वो वहां हर साल जाते थे। तो पोजीशन और एक्शन को दर्शाता। ओके, क्लियर होती है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। इसमें बता दूं, इसमें देखिए ये पोजीशन को दर्शा रहा है और ये एक्शन को, दो वर्ब एक ही सेंटेंस में यूज किए गए। अब टाइप्स ऑफ वर्ब को हम यहाँ पर कवर करेंगे कि वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हम वर्ब्स को मोटे तौर पर, मतलब वर्ब्स को अगर बेसिक फॉर्म में देखा जाए तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। या तो वर्ब मेन वर्ब होगा या तो वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होगा। अब मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मेन वर्ब को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, या फिर प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, कोई भी एक शब्द आप इसके लिए बोल सकते हैं।
अब प्रिंसिपल वर्ब्स होते क्या हैं? द प्रिंसिपल वर्ब्स आल्सो नोन एज द मेन वर्ब is the primary verb in a sentence that conveys the main action or state of being. जो मेन एक्शन को दर्शाते हैं वही क्या होते हैं? हमारे प्रिंसिपल वर्ब्स होते हैं, ठीक है, या वही क्या होते हैं? हमारे जो मेन एक्शन को दर्शाएंगे वही हमारे प्रिंसिपल या फिर मेन वर्ब कहलाते हैं. It expresses the central meaning of the sentence. Principal verbs can stand alone or be a part of verb phrase. ठीक है, जो प्रिंसिपल वर्ब्स हैं वो अकेले भी एक सेंटेंस में रह सकते हैं और एक वर्ब फ्रेज को भी जाहिर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से प्ले, मतलब खेलो, है ना, तो सिंपल भी मैं उसको यूज कर सकती हूँ, मुझे पूरे सेंटेंस को लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, एग्जाम्पल्स, द चिल्ड्रन जंप ऑन द ट्रैम्पोलिन. सो जो बच्चे हैं वो जंप करते हैं, किस पे जंप करते हैं? ट्रैम्पोलिन पे. तो जंप करना एक वर्ब को दर्शा रहा है, एक क्रिया को दर्शा रहा है. तो ये जंप क्या हो जाएगा भाई? ये प्रिंसिपल वर्ब है, क्योंकि एक एक्शन है. जो मेन एक्शन होता है किसी भी सेंटेंस में, या जो मेन वर्ड होता है जो हमें एक्शन को या पोजीशन को या स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करता है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल वर्ब. ओके, अब ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स. अब ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं. अकम्पनी द मेन वर्ब, इनको हम मेन वर्ब के साथ रखते हैं. टू कन्वे एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट टेंस, जो कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं. देखिए, इन्हें सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ लिखा जाता है, जो कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं अबाउट किसके बारे में? टेंस के बारे में, जो कि दर्शाता है कि टेंस मतलब सेंटेंस का टेंस क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इज एम आर का प्रयोग हुआ है तो वो प्रेजेंट टेंस होगा. डू डज का प्रयोग हुआ है तो वो प्रेजेंट टेंस होगा. डिड यूज हुआ है तो वो पास्ट टेंस होगा. वॉज वर यूज हुआ है तो वो पास्ट टेंस होगा. इस तरह से वो दर्शाता है कि जो एक टेंस है उसका प्रेजेंट या फिर पास्ट टेंस कवर करता है. उसके बाद एस्पेक्ट, मूड, जैसे मोडेल्स को हम यूज करते हैं. वॉइस, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस एंड सो ऑन. तो ऑक्सिलरी वर्ब्स लगते ही हम उस सेंटेंस को बता सकते हैं कि वो क्या है. वो पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है. तो ये सब जो दर्शाने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग करते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा वर्ब कहलाएगा. ओके, दे असिस्ट, वो सिर्फ असिस्ट करते हैं प्रिंसिपल वर्ब को इन फॉर्मिंग डिफरेंट टेंसेस, वॉइसेस और मूड्स. ओके, डिफरेंट टेंसेस, वॉइसेस और मूड्स बनाने में, मूड्स को दर्शाने में वो प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प. ओके, मूड्स मींस मोडेल्स का यूज. ओके, जैसे कैन, विल, शैल, शुड. हालांकि क्या है इसको हम इलाबोरेट करेंगे बट लेटर. एग्जाम्पल्स, शी इज गोइंग टू द स्टोर, वह स्टोर जा रही है. तो देखिए यहाँ पर गोइंग तो हमारा हो जाता है मेन वर्ब, है ना, क्योंकि एक जाना, एक एक्शन को दर्शा रहा है. और इस गोइंग को हेल्प कर रहा है ये दर्शाने के लिए कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का. ठीक है, ये इससे हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का. ओके, तो जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो यहाँ पर इज क्या हो जाएगा? इज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. प्रिंसिपल वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स. इंट्रांजिटिव वर्ब्स, वर्ब्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल वर्ब्स हमारे दो तरह के होते हैं. कौन से दो तरह का वर्ब होते हैं? अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना बेहद आवश्यक है. कैसे? यदि हम बात करें इंट्रांजिटिव वर्ब, दो तरह के हैं, तो इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव. बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. वर्ब्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट, कभी भी यदि हम कोई वर्ब लिखें और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही ना हो, जब सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट हो जाए, तब वो हमारे कौन से वर्ब्स होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स. अब ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में पढ़ा है. जरा मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है. ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो चैप्टर, वो जाकर फिर से वही सेंटेंस स्ट्रक्चर का चैप्टर एक बार फिर से पढ़िए, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है. दोस्तों, ऑब्जेक्ट वो शब्द है जो हमें व्हाट या हुम का रिप्लाई देता है, व्हाट या हुम का आंसर देता है. तो वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, सपोज जब वर्ब्स मतलब जो सेंटेंस है
जिनमें हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही ना हो वर्ब के बाद, या वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ना हो, वो वर्ब्स होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। मतलब जिसमें हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जबकि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं वर्ब्स विच रिक्वायर ऑब्जेक्ट, जिनके बाद ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो होते हैं हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें स्ट्रक्चर रहता है सेंटेंस का, जिसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज लिखा हुआ है रवि रवि हैज बीटन हिज फ्रेंड। रवि ने पीटा, किसको पीटा? अपने फ्रेंड को पीटा, है ना। तो रवि ने पीटा, किसको पीटा? अपने फ्रेंड को पीटा या मारा। ओके, तो रवि ने मारा, किसको मारा? अपने फ्रेंड को। मतलब रवि ने हर्ट किया, किसको हर्ट किया? अपने फ्रेंड को। तो यहाँ पर एक ने कार्य किया, लेकिन किसके ऊपर? किसी दूसरे के ऊपर। ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है जिसने उस एक्शन को रिसीव किया। किसने एक्शन रिसीव किया? फ्रेंड ने। और क्या एक्शन रिसीव किया? मारने का एक्शन, है ना। मतलब वो पिट गया बेचारा। तो यहाँ पर ये एक्शन जो रिसीव किया वो किसने किया? ऑब्जेक्ट ने, है ना। तो जिसने रिसीव किया वो ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब मैं आपसे अगर कहूं कि रवि गिर गया, है ना, रवि गिर गया, तो यहाँ पर कौन गिरा है? भाई सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे कहूं रवि गिर गया, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट है रवि। और गिरा कौन? रवि। मतलब इस बार जो वर्ब को, एक्शन को जिसने रिसीव किया वो कौन है? सब्जेक्ट है ना। रवि गिर गया, तो एक्शन को रिसीव किसने किया? सब्जेक्ट ने। और जब सब्जेक्ट ने एक्शन रिसीव किया तो वो हो जाता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ रूल्स के साथ, ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, और इलेबोरेट करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर अ टाइप ऑफ एक्शन वर्ब दैट रिक्वायर, ये पहली बात तो एक एक्शन वर्ब होती है दैट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट दो तरह के हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जिसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए टू कंप्लीट देयर मीनिंग इन अ सेंटेंस। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ठीक है, ताकि उस जो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो जाए। जरूरी नहीं है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, मतलब वहां पर ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। A direct object is a noun or pronoun that receives the action of the transitive verb. In other words, transitive verbs transfer their action from the subject to the direct object. Okay. She ate an apple. अब उसने खाया, क्या खाया? एक एप्पल खाया। तो ये जो एप्पल है ये व्हाट का रिप्लाई कर रहा है ना। किसका रिप्लाई कर रहा है? व्हाट। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट। तो उसने खाया, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं शी एट, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट होगा? नहीं। शी एट, उसने खाया, क्या खाया? क्या खाया? एप्पल को खाया। तो एप्पल एक ऑब्जेक्ट है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लड़की है, लड़की क्या खा रही है? एप्पल खा रही है। तो इसने खाया, क्या खाया? एप्पल। इसके साथ में एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जब आ जाए तो वो वर्ब कौन सा होगा? ट्रांजिटिव। द वर्ब एट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एन एप्पल। ओके। ही प्लेज द पियानो, वो प्ले करता है, क्या प्ले करता है? पियानो। तो प्ले किया, किसको प्ले किया? पियानो को। तो पियानो ऑब्जेक्ट है और प्ले क्या है? वर्ब। तो प्ले किया, क्या प्ले किया? पियानो प्ले किया। द वर्ब प्लेज रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द पियानो। जैसे आप देख रहे हैं लड़का, उसने बजाया, क्या बजाया? उसने पियानो बजाया, है ना। तो यहाँ पर एक लड़के ने बजाया, क्या बजाया? पियानो। तो एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। ये अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं ही प्लेज, तो इसका मतलब होगा वह खेलता है, जबकि हमें कहना क्या है? वह खेलता नहीं है, वह बजाता है। क्या बजाता है? पियानो बजाता है ना। तो यहाँ पर इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक ऑब्जेक्ट हो गया, और जो कि वो प्ले करता है। प्ले मतलब बजाता है। ओके। द वर्ब प्लेस रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट इज द पियानो। ओके, जहां पर कोई भी शब्द हमें क्या या किसे का जवाब देता है वो वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। They built a house, उन्होंने बनाया, क्या बनाया? एक घर बनाया। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उन्होंने बनाया, क्या बनाया? एक घर बनाया, है ना। तो भाई अगर मैं सिर्फ लिखूं they built, क्या सेंटेंस कंप्लीट होगा? नहीं। उन्होंने बनाया, आप पूछोगे क्या बनाया? तो क्या बनाया? एक घर बनाया, है ना। तो वहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया हाउस। तो जहां पर ऑब्जेक्ट आ जाता है वो वर्ब हमारा क्या होता है? वो वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। The verb built requires a direct object, a house. ओके, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब पे कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता
An intransitive verb is a type of verb that does not require a direct object or an indirect object to complete its meaning in a sentence. जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ना हो, मतलब कोई भी शब्द ऐसा हो ही ना जो क्या और किसी का जवाब दे सके, तो वो जो सेंटेंस बनता है उसका जो वर्ब होता है वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है उस एक्शन को रिसीव करने के लिए, रादर उस एक्शन को रिसीव करने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट ही है, मतलब सब्जेक्ट ही उस एक्शन को रिसीव करता है। It conveys an action or a state of being that does not transfer to a specific receiver. Intransitive verbs only have a subject and they do not have a direct object receiving the action. Intransitive verbs में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट होता है और उनके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट नहीं होता है एक्शन को रिसीव करने के लिए, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, राज स्माइल, राज हंसा। अब जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक लड़का है राज और ये हंस रहा है ना, तो राज हंसा, इसको किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थोड़ी है, भाई कौन हंसा, राज हंसा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हंसा, तो यहाँ पर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। Thus, ये जो स्माइल्ड वर्ब है दिस इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अब हेमंत फेल ऑफ द हॉर्स, ये एक लड़का है हेमंत जो कि घोड़े पर से गिर गया है ना, तो यहाँ पर कौन गिरा, हेमंत। हेमंत कौन है, सब्जेक्ट है ना। हेमंत फेल ऑफ द हॉर्स, क्या किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है? जैसे मैंने कहा कि हेमंत फेल ऑफ द हॉर्स, क्या पूछेंगे क्या किसे, नो। यहाँ पर क्या होगा, हेमंत गिर गया, किस पे से गिर गया, घोड़े पे से गिर गया। घोड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर घोड़ा नहीं गिरा, गिरा कौन है, हेमंत गिरा है ना। The bird sings, बर्ड गाती है, कौन गाती है, चिड़िया गाती है ना, तो sings कौन करता है, बर्ड। तो किसने कौन उड़ा, किसने गाना गाया, गाना गाता है बर्ड्स। ओके, बर्ड, चिड़िया गाना गाती है, तो गाना कौन गा रहा है, चिड़िया, जो कि सब्जेक्ट है। और जब वो सब्जेक्ट है तो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब होंगी इंट्रांजिटिव वर्ब्स। दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, क्या ये सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब वाला होगा, ट्रांजिटिव? दोस्तों, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि फ्लाई किसने किया, बर्ड ने, जो एक्शन रिसीव किया वो किसने किया, बर्ड ने। रही बात कहाँ उड़ी, तो वो कहाँ, वेयर का रिप्लाई कर रहा है, व्हाट या हुम का नहीं। और व्हाट या हुम का रिप्लाई करने वाला शब्द ऑब्जेक्ट होता है, वेयर का रिप्लाई करने वाला शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होता। वेयर का मतलब है कहाँ, ओके, और कहाँ उड़े, कहाँ जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ व्हाट और हुम को रिप्लाई करने वाला शब्द ही ऑब्जेक्ट होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो बातें अभी तक समझी, एक ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा हमने अभी तक समझा है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं आपसे कहूँ ही इज अ डॉक्टर, तब वो इज हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि वो उसके स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शा रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ ही इज गोइंग टू द क्लिनिक, सो वहां पर इज गोइंग मेन वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इस सेंटेंस में इज एक हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, कभी भी यहाँ पर इज उसका स्टेट ऑफ बीइंग नहीं दर्शा। ठीक है, तो इन दो सेंटेंसेस में हम इज का एक एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब डिफरेंस देख सकते हैं। ओके, सो इन सबको आपको याद रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा। इतना समझ में आता है? तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इसी बात पे और नेक्स्ट इसके पार्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है आइडेंटिफाई, मतलब आपको क्या करना है, ये यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि ब्लू कलर में, मतलब ये वर्ब्स हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब ट्रांजिटिव होगी या फिर इंट्रांजिटिव होगी। तो चलिए शुरू करें। तो भाई फर्स्ट सेंटेंस आ जाता है, जल्दी से मुझे बताइए फर्स्ट सेंटेंस में यूज होने वाला जो वर्ब है कैरी, क्या ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है? सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए। द गर्ल्स कैरी वाटर टू देयर विलेज। सो ये कैरी क्या होगा, हेल्पिंग कैरी ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है? चलिए जल्दी से रिप्लाई दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है द गर्ल्स कैरी, है ना, कैरी करती है, क्या कैरी करती है, वाटर, मतलब क्या का रिप्लाई दे दिया, और जब क्या का रिप्लाई दे दिया तो वाटर ऑब्जेक्ट हो गया, और जब ऑब्जेक्ट हो गया तो ये वर्ब कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए, जियांश थ्रू द बॉल, जियांश ने फेंकी, क्या फेंकी, बॉल। अब बॉल किसका रिप्लाई कर रही है, क्या का, ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब भी कौन सी हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। जरा जल्दी से बताइए थर्ड वर्ब कौन सी होगी, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? द इंस्ट्रक्टर एड्रेस्ड, क्या एड्रेस करते हैं, द स्टूडेंट्स क्वेश्चन। जो इंस्ट्रक्टर है वो एड्रेस करता है, किसको एड्रेस करता है, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को। ओके,
तो जल्दी से बताइए कौन सी वर्ब होगी? ऑफ कोर्स ट्रांजिटिव, क्योंकि क्या का रिप्लाई करने वाला शब्द यहाँ पर हमारे पास है, वो है स्टूडेंट्स का क्वेश्चन, है ना। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो वर्ब कौन सी होगी? ट्रांजिटिव। उम्मीद है कि आप सबने करेक्ट आंसर दिया होगा। आगे बढ़ जाते हैं भाई जल्दी से। धर्मेंद्र रिटर्न, धर्मेंद्र रिटर्न की, क्या रिटर्न की? बुक रिटर्न की। किसको रिटर्न की? मीना को। तो धर्मेंद्र रिटर्न द बुक टू मीना। तो यहाँ पर जल्दी से बताइए वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव? ऑब्वियसली ट्रांजिटिव, क्योंकि रिटर्न की, क्या रिटर्न की? बुक। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाए। चीनू सिंग्स वेरी वेल, चीनू बहुत अच्छा गाती है। तो बताइए जल्दी से ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? भाई क्या कार्य हो रहा है यहाँ पर? गाना गाया जा रहा है। कौन गा रहा है? चीनू गा रही है। किसके लिए गा रही है? पता नहीं। तो यहाँ पर हमें बस इतना पता है कि चीनू गाना गाती है। कैसा गाती है? अच्छा गाती है ना। तो यहाँ पर ये वर्ब हो जाएगी ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि सिंग, सिंग कौन कर रहा है? चीनू। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई है ही नहीं इस एक्शन को रिसीव करने के लिए, है ना। नवू एट, नवू ने खाया, क्या खाया? मैंगो आइसक्रीम खाई, है ना। नवू एट मैंगो आइसक्रीम। तो जल्दी से बताइए ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव? ऑब्वियसली ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि नबू ने खाया, क्या खाया? मैंगो आइसक्रीम खाई। तो यहाँ पर ये वर्ब भी ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एट एट क्या हुआ? मैंगो आइसक्रीम। ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। अभी तक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है। ओके, आई होप कि ये सब आपको समझ में आया। कोई भी डाउट है तो आप जल्दी से पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब को डिस्कस करना शुरू करेंगे। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट अब होने वाला है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ वर्ब्स हैं जिनका हम अक्सर गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर हमको नहीं पता होता उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, हम उसे गलत समझ लेते हैं। जैसे कोई भी फॉर्म का, कोई भी वर्ब के कुछ फॉर्म्स हो, जैसे फाइंड, फाउंड, फाउंडेड, ओके, या फाइंड, फाउंड, फाउंड, या फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, है ना। और ऐसे ही जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, सिट, सिट, सेट, सिट, सैट, सिट, सेट, सेट, या फिर पुच, पुच, पुच एज इट इज रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही हम उसके सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तो उसका मीनिंग भी कुछ और हो जाता है। उसका सेकंड फॉर्म भी होता है और उसके सेकंड फॉर्म का मीनिंग भी कुछ और हो जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। उन्हीं सारे वर्ब्स के जो डिफरेंसेस हैं वो आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले एक वर्ड आता है फाउंड वर्सेस फाउंडेड। हमारे पास हमें दो शब्द देखने को मिलते हैं, एक फाउंड और एक फाउंडेड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली देखिए, एक वर्ब होती है फाउंड और एक वर्ड होता है फाइंड। ये दो अलग अलग वर्ड है। फाउंड का जो सेकंड फॉर्म है वो फाउंडेड होता है, ओके, और थर्ड फॉर्म भी फाउंडेड होता है। मतलब हमने ये फाउंडेड वर्ड देखा, जबकि फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड होता है और थर्ड फॉर्म भी फाउंड होता है। अब देखिए हमारे पास एक वर्ब है फाउंड, जबकि ये भी दूसरी वर्ब है फाउंड। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, जबकि ये हमारा सेकंड फॉर्म आ रहा है। तो एक ही जगह पर फाउंड एंड फाउंड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि एक प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म है और एक पास्ट फॉर्म है फाइंड का, ओके, जो कि पास्ट फॉर्म। तो फाउंड हमारा प्रेजेंट फॉर्म भी हो सकता है, पास्ट फॉर्म। अब इसीलिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा फाउंड वर्सेस फाउंडेड, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हालांकि फाउंड का ही सेकंड फॉर्म फाउंडेड होता है, लेकिन एक वर्ब ऐसा भी है फाइंड जिसका सेकंड फॉर्म फाउंड होता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यदि हमने फाउंड लिखा है तो फाउंड का मतलब है टू एस्टेब्लिश और क्रिएट समथिंग सच एज एन इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और सेटलमेंट। फाउंडेड इसी का सेकंड फॉर्म है, इंडिकेट्स द एक्ट ऑफ हैविंग एस्टेब्लिश्ड और क्रिएटेड समथिंग इन द पास्ट। ओके, अब एक और बात होता है, एक वर्ब होता है फाइंड। फाइंड का मतलब है टू सर्च समथिंग, ओके, टू सर्च समथिंग। ओके, अब देखिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। द सीएम ऑफ यूपी फाउंड अ हॉस्पिटल लास्ट वीक। अब सीएम ऑफ यूपी को, जो सीएम है यूपी के, उनको हॉस्पिटल मिला लास्ट वीक। क्या ये कहना करेक्ट होगा? नहीं, क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश किया है। उस, जैसे हम कहते हैं ना, उन्होंने एक हॉस्पिटल की स्थापना की है ना। तो यहाँ पर स्थापना की है उन्होंने, है ना। और स्थापना के लिए हम लोग पास्ट में, क्योंकि ये लास्ट वीक की बात हो रही है, लास्ट वीक मतलब पास्ट की। और अगर हम बात करें स्टेब्लिश की, तो स्टेब्लिश किया
तो वो क्या हो जाएगा, फाउंडेड, है ना। ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, स्थापना की, किसकी स्थापना की, एक हॉस्पिटल की। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा और इसका करेक्ट सेंटेंस होगा द सीएम ऑफ यूपी, दिस इज द, ओके, द सीएम ऑफ यूपी फाउंडेड अ हॉस्पिटल लास्ट वीक। रिया फाउंडेड अ बैग नियर द टेम्पल, रिया को एक बैग मिला, कहां पर, टेम्पल के पास, मंदिर के पास रिया को एक बैग मिला। अब यहाँ पर लिखा है फाउंडेड, फाउंडेड तो होता है स्थापना करना, उसने स्थापना थोड़ी ना की है बैग की, उसको बैग पाया है, मिला है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर रिया फाउंड अ बैग नियर द टेम्पल लिखेंगे, जो कि ये फाउंड क्या हो जाएगा, फाइंड की सेकंड फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ फाइंड, ओके, या पास्ट ऑफ फाइंड, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, ओके। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे हम करके करते हैं ना, कब कोई स्थापना करते हैं तो ऐसे फीता काटता है ना, और ऐसे फाउंड, जैसे यहाँ पर ये लड़की देख रहे हैं आप, इसको एक बैग पड़ा हुआ मिला, है ना, तो इन दोनों में डिफरेंस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एक वर्ब की बात करते हैं, राइज और रेज की, कि राइज और रेज में क्या डिफरेंस होता है और क्या है, इन वर्ब्स का मीनिंग क्या है। आपने अक्सर एक सेंटेंस सुना होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके। यदि मैं आपसे बोलूं द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो राइज कौन हो रहा है, सन हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर हमने वर्ड यूज करा राइज। यदि मैं आपसे कहूं राइज योर हैंड्स, क्या ये सही होगा, नहीं, हम लोग क्या यूज करते हैं, रेज योर हैंड्स, उठाओ, क्या उठाओ, अपने हाथ उठाओ, है ना। तो जब कोई चीज खुद उठ जाए, बढ़ जाए, तो उसको राइज बोला जाता है। लेकिन अगर कोई चीज को उठाया जाए, बढ़ाया जाए, तो वो रेज होता है। जो चीज खुद उठे बढ़े तो उसको राइज बोलेंगे, और जो चीज को उठाया जाए या बढ़ाया जाए उसको रेज बोलेंगे। जैसे राइज का मीनिंग होता है टू मूव अपवर्ड, टू असेंड, जब कोई चीज खुद ऊपर चढ़ती है, बढ़ती है, तो उसको बोला जाता है राइज। जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं तो राइज, ओके। लेकिन अगर किसी चीज को बढ़ाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, टू लिफ्ट और एलिवेट समथिंग, जब किसी चीज को बढ़ाया जाए, उठाया जाए, जगाया जाए, तो उसको रेज बोला जाता है या बढ़ाया जाए, ठीक है। अब देखिए जो राइज है वो हमेशा इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, क्योंकि वो खुद बढ़ती है ना, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही बढ़ने का काम करता है। जबकि रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि रेज है किसी चीज को उठाना या बढ़ाना, तो वहां पर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए रेज हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। राइज की सेकंड फॉर्म रोज होती है, थर्ड फॉर्म राइज, जबकि रेज की सेकंड फॉर्म रेज्ड होती है और थर्ड फॉर्म रेज्ड होती है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। आइए एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टूडेंट रोज अ प्रॉब्लम इन द क्लास, अब स्टूडेंट्स ने एक एक क्वेश्चन पूछा क्लास में, एक एक प्रॉब्लम पूछी क्लास में, ठीक है। किसने पूछी, स्टूडेंट्स ने। किससे पूछी, टीचर से पूछी। तो स्टूडेंट्स ने पूछा या उठाया, क्या उठाया, एक सवाल उठाया, है ना, या क्वेश्चन पूछा। तो क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा, मतलब ऑब्जेक्ट आ गया, और जब ऑब्जेक्ट आ गया तो वर्ब कौन सी होगी, ट्रांजिटिव। अब जब ट्रांजिटिव है तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो रेज है वो तो ट्रांजिटिव है और राइज इनट्रांजिटिव है। मतलब हमारे पास ये जो रोज शब्द लिखा हुआ है ये गलत है, और जब ये गलत लिखा है तो इसको हमें करेक्ट तो करना होगा, और जब करेक्ट करना होगा तो रोज की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, रेज्ड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे रेज्ड, द स्टूडेंट्स रेज्ड अ प्रॉब्लम इन द क्लास, स्टूडेंट्स ने पूछे, क्या पूछे, सवाल पूछे, क्वेश्चन पूछा, किसमें, क्लास में, ठीक है। तो रेज, द स्टूडेंट्स रेज्ड, स्टूडेंट्स ने पूछा, क्या पूछा, एक सवाल पूछे, प्रॉब्लम पूछी, किसमें, क्लास में। तो रेज्ड क्या उठाया, एक प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास, तो ये वर्ब कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव। और जब ट्रांजिटिव की नीड है तो हम राइज का प्रयोग या रोज का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हम रेज्ड ही यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स रोज द इशू ऑफ द बोनस बिफोर द मैनेजर, बहुत से मेंबर्स ने एक इशू उठाया बोनस का मैनेजर के सामने। तो क्या उठाया, इशू उठाया, किसका, बोनस का, किसके सामने, मैनेजर के सामने। तो उठाया एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इशू, है ना। तो यहाँ पर भी वर्ब हमें कौन सी यूज करेंगे हम, ट्रांजिटिव। तो रोज की जगह क्या हो जाएगा, रेज्ड हो जाएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब सन राइज होता है, किस में राइज होता है, ईस्ट में राइज होता है। तो यहाँ पर ये जो राइज है, ये राइज कौन सी होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि सन तो खुद उठ जाता है ना, आप थोड़ी ना उठाते हो सीधा, है ना। द प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी राइजेस एवरी ईयर, जो प्राइस है प्रॉपर्टी का वो हर साल बढ़ता है। तो क्या बढ़ता है, प्राइस बढ़ता
और प्राइस तो सब्जेक्ट है। प्राइस कौन होता है? सनराइज होता है। तो ये तो क्या है? सब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट है वो खुद ही हो जाएगा, तो इंट्रांजिटिव वर्ब की रिक्वायरमेंट है तो राइज ठीक है, ठीक है। लेकिन जब किसी और चीज को बढ़ाया जाए तो हमें वहां पर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, और ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो ट्रांजिटिव चाहिए होगा, और ट्रांजिटिव है तो रेज्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कब हमें राइज यूज करना है और कब हमें रेज। तो जैसे हम बोलते हैं रेज योर वॉइस अगेंस्ट टेररिज्म, रेज योर हैंड्स, तो रेज किसको करते हैं? हैंड्स, ना। ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट जहां आ जाए तो वहां वर्ब हमारा ट्रांजिटिव ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब आ जाता है एक वर्ड फॉल और फेल। फॉल का मतलब होता है गिरना, जबकि फेल का मतलब होता है गिराना। ये दोनों में डिफरेंस है। आपने हिंदी में इस शब्द को सुना होगा, फॉल मतलब गिर गया और फेल मतलब गिरा। फॉल टू मूव डाउनवर्ड टिपिकली ड्यू टू ग्रेविटी, टू ड्रॉप ऑन डिसेंट। मतलब जब कोई चीज गिर गई, कम हो गई या नीचे आ गई तो उसको हम बोलते हैं फॉल। फेल टू नॉक डाउन और कॉज टू फॉल, टू स्ट्राइक डाउन, किसी और को गिराना। तो फॉल हो गया गिरना और फेल हो गया गिराना, बस ये डिफरेंस। जैसे मैंने कहा रवि गिर गया तो फॉल, और रवि ने किसी को गिरा दिया, रवि ने शाम को गिरा दिया, तो गिरा दिया तो वो हो जाएगा इंट्रांजिटिव, सॉरी वो हो जाएगा ट्रांजिटिव, मतलब गिरा देना। इंट्रांजिटिव होता है फॉल, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल और थर्ड फॉर्म होती है फॉल। लेकिन यही फेल फिर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाता है, जिसका मतलब होता है गिराना। जब हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो हम फेल यूज करेंगे, फेल यूज करेंगे और फेल यूज करेंगे। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज इन द इन ऑटम। ऑटम में जो ऑटम सीजन होता है, पतझड़ का मौसम होता है, उसमें जो पत्तियां हैं वो पेड़ से गिर जाती हैं। वो खुद ही तो गिर जाती हैं ना, गिर गई। क्या गिर गई? पत्तियां गिर गई। तो फॉल क्या हो जाएगा आपका? क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही होता है, तो ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसलिए फॉल आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। She fell on the slippery floor and hurt her knee. अब भाई ये जो लड़की गिर गई, कहाँ गिर गई? फ्लोर पे गिर गई और इसने अपनी नी को हर्ट कर दिया। लेकिन ये लड़की खुद ही तो गिर गई है ना, किसी ने गिराया थोड़ी है। अब जब खुद गिर गई तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, और इंट्रांजिटिव वर्ब हमारी क्या होती है? फेल, सॉरी फॉल। और फॉल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फेल। क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? फेल लिखा, जो कि पास्ट का इंट्रांजिटिव है। ओके, The apple had already fallen from the tree when we arrived. जो एप्पल है वो खुद ही गिर चुका था पेड़ पर से जब हम आए। तो ये खुद ही गिर गया था, हमने नहीं गिराया, खुद ही गिर गया। और जब वो खुद ही गिर गया तो वहां पर हमने इंट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। ठीक है। He plans, वो प्लान करता है। किस चीज को प्लान करता है? टू फॉल अ ट्री। अब नहीं, फॉल नहीं होगा, फेल होगा। किसके लिए? टू फेल अ फ्यू ट्रीज टू क्लियर स्पेस फॉर अ गार्डन। वो सोच रहा है कि स्पेस बन जाए गार्डन के लिए, इसलिए वो कुछ पेड़ों को गिराने की सोच रहा है ना। तो पेड़ों को गिराने की सोच रहा है। देखिए सोच रहा है ना, गिराने की कोशिश कर। तो इसने सोचा, क्या सोचा? गिराने का। किसको गिराने का? पेड़ को। अब ये खुद नहीं गिरा, इसने पेड़ को गिराया, जबकि लड़की खुद गिर गई। जब खुद गिर गई तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। जब गिराने का सोचा, किसको गिराने का सोचा? विशाल पेड़ को। तो ही प्लान्स टू फेल अ फ्यू ट्रीज, है ना। तो टू फेल मतलब गिराने की, और गिराने के लिए हम ट्रांजिटिव वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि ट्रांजिटिव में फर्स्ट फॉर्म है फेल, और टू के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है लाई और ले। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ब्स हैं, जो अब हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास एक वर्ब है लाई, एक वर्ब है ले। लेकिन लाई भी हमारे पास एक नहीं, दो तरह की वर्ब है। अब ये दो तरह की क्यों है, इनमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। सबसे पहले हम शब्द पर आ जाते हैं लाई। लाई का मतलब होता है रिक्लाइन, मतलब लेटना। यदि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लाई। ओके, लाई की फर्स्ट फॉर्म होती है लाई, सेकंड फॉर्म होती है ले। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिसको गलती से हम लाई का ले कर देते हैं या लाइड यूज कर लेते हैं, जो कि गलत है। लाई की सेकंड फॉर्म क्या होगी? ले, और इस लाई का मतलब होता है लेटना। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर ये व्यक्ति इस बेड पर लेटा हुआ है, ये लड़का इस बेड पर लेटा हुआ है, तो ये ले वर्ड का प्रयोग करेगा। जैसे ही ले ऑन द बेड और ही ले इन द बेड। ओके, लेन इसी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, he has lain in the bed। ओके, लाई
का एक और अर्थ होता है स्पीक फॉल्सली। जब हम झूठ बोलते हैं तो उसके लिए स्पीक फॉल्सली के लिए हम लोग लाई का प्रयोग करते हैं। लाई फर्स्ट फॉर्म होती है, लाइड सेकंड फॉर्म होती है, लाइड थर्ड फॉर्म। यदि मैं कहूं आपसे कि रवि ने अपनी मम्मी से झूठ बोला तो रवि लाइड टू हिज मदर, तो वहां पर लाइड ये वाला लाइड यूज हो। अगर मैं कहती हूँ रवि ले टू हिज मदर, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि रवि लेटा नहीं है, रवि ने झूठ बोला अपनी मम्मी से। ओके, अब एक वर्ड होता है ले, ये फर्स्ट फॉर्म है ले की, जिसका मतलब होता है सेट या एस्टैब्लिश, किसी चीज को सेट करना, एस्टैब्लिश करना, किसी चीज की स्थापना करना। जैसे बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल डायनेस्टी ना, बाबर ने नींव रखी थी, किसकी नींव रखी थी? मुगल डायनेस्टी, मतलब बाबर ने फाउंड किया था। तो फाउंड वाली जो वर्ब रहती है ले, उसका मतलब होता है ले, और उसकी सेकेंड फॉर्म होती है लेड और थर्ड फॉर्म भी लेड होती है। लेटने वाला जो लाए है उसकी सेकेंड फॉर्म ले होगी, थर्ड फॉर्म लेन होगी। जबकि रखने वाला, बिछाने वाला, नींव रखने वाला जो ले है उसकी सेकेंड फॉर्म लेड होगी और थर्ड फॉर्म लेड। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना। ये तीनों अलग अलग वर्ब्स हैं। लाए मतलब लेटने वाला लाए, एक लाए होता है झूठ बोलने वाला लाए, और एक ले होता है जिसका मतलब होता है सेट या एस्टेब्लिश या स्थापित करना। अब इस ले में और इस ले में क्या डिफरेंस है? ये लाए की सेकंड फॉर्म है, मतलब लेटने की सेकंड फॉर्म है, जबकि ये रखने की फर्स्ट फॉर्म, बिछाने की फर्स्ट। ओके, अब जैसे यहाँ आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं कि ये नींव रखता है, किसी चीज की फाउंडेशन रख रहा है, तो ही इज लेइंग इट। ओके, ही इज लेइंग इट। ओके, अब इसकी थर्ड फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म अगर आप देखेंगे तो LYING आ जाती है। ठीक है, इसकी भी LYING आ जाती है, जबकि इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो LAYING होती है। एक होता है लेइंग और एक होता है लाइंग और लाइंग। ओके, तो ये इन तीनों की फोर्थ फॉर्म होती है, ING वाली फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स अब हम देखते हैं। He likes to lie down and read a book after work. इसको बेहद पसंद है लेटकर बुक पढ़ना कार्य करने के बाद। तो देखिए, he likes to lie down, अब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? लेटने की, लाई। तो उसको पसंद है लेटना, नीचे लेटना और एक बुक पढ़ना कार्य करने के बाद। The city lies on the coast of Mediterranean Sea. जब कोई चीज कहीं पर सिचुएटेड होती है, स्थित करती है, तो उसके लिए भी हम लोग लाइज वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the equator lies on 0 degree latitude. Okay, so the equator lies on the 0 degree latitude. तो हम उसमें भी lies वर्ड का प्रयोग करते हैं कि मतलब ये यहाँ पर situated। Yesterday she lay in bed all morning due to illness. कल वह पूरा दिन बेड में लेटी रही बुखार की वजह से। तो lay in the bed मतलब वो पूरा दिन बेड में लेटी रही। ओके, बेड पर लेटी रही, तो ले मतलब कल की बात हो रही है, पास्ट की। और लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ले होती है। लेड का प्रयोग हमको नहीं करना। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एरर्स में पूछी जाती है, हम अक्सर बोलने में भी ये गलतियां कर देते हैं, जो आपको अब यहाँ पर गलतियां नहीं करनी। इसमें किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं लाई और ले के एग्जाम्पल्स पे, और भी एग्जाम्पल्स पे। He lays the newspaper on the table every morning. वह रखता है, क्या रखता है? न्यूज़पेपर को हर सुबह टेबल पर रख देता है। वह हर सुबह टेबल पर न्यूज़पेपर को रख देता है, तो उसने न्यूज़पेपर को रख दिया। अब देखिए, रख दिया मतलब इसने उस सरफेस से टच करा दिया। रखना, बिछाना, तो रखने के लिए हम लोग किसका वर्ड का प्रयोग करते हैं? ले। और क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, मतलब हर रोज वो ऐसा करता है, तो प्रेजेंट टेंस में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म विद एस आती है, एस या ईएस, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ले, रखने की ले होती है। तो ये रखने वाला ले हो गया, लेटने वाला नहीं, और इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म विद एस और ईएस। शी लेड द बुक ऑन द शेल्फ व्हेन शी वाज डन रीडिंग. पढ़ चुकने के बाद उसने बुक को शेल्फ पर रख दिया। तो रखने के लिए हम लोग ले का यूज करते हैं। ले की थर्ड फॉर्म होती है लेट, या सेकंड फॉर्म होती है लेट। तो ये रखने वाला लेट है, लेटने वाला लेट नहीं। He had lain awake all night worrying about the exam. वो पूरी रात जगा हुआ लेटा रहा, लेकिन जगा रहा पूरी रात, क्योंकि उसे एग्जाम की टेंशन। तो देखिए, पूरी रात जगकर और सिर्फ एग्जाम के बारे में ही सोच रहा है ना। तो he had lain awake all night. तो वो पूरी रात बस ऐसे ही जगा हुआ लेटा रहा, क्योंकि उसे अगले दिन एग्जाम की चिंता थी। She lied about her whereabouts last night.
उसने अपने हालचाल के बारे में कल झूठ बोला। तो यहाँ पर हमने लाइड का प्रयोग किया, जो कि लाई मतलब झूठ बोलने की सेकंड फॉर्म है, और इसलिए हमने क्या वर्ड यूज करा, लाइड, मतलब उसने झूठ बोला। He has never lied to me before. उसने इससे पहले मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। तो यहाँ पर हमने क्या यूज करा, लाइड मतलब झूठ बोलने वाला। ओके, तो ये तीनों वर्ब्स का आपको ध्यान रखना है, याद रहे। लाई झूठ बोलना भी हो सकता है, लाई का मतलब लेटना भी हो सकता है। यदि उसका मतलब लेटना है तो सेकंड फॉर्म ले होगी और थर्ड फॉर्म ले होगी। लेकिन अगर कुछ रखने के लिए हमने यूज किया है तो उसके लिए ले का प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म लेड होगी, थर्ड फॉर्म लेड होगी। और अगर झूठ बोलने के लिए लाई का प्रयोग किया है तो उसकी सेकंड फॉर्म लाइड होगी और थर्ड फॉर्म भी लाइड। ओके, तो हमने यहाँ पर लास्ट 7 और 8 में लाइड वर्ड का प्रयोग किया है, जो कि लाइड की सेकंड फॉर्म है, लाई की सेकंड फॉर्म है, लेकिन झूठ बोलने वाले लाई। ओके, ये तीनों शब्द आपको ध्यान रखने हैं और इनके यूज को भी ध्यान रखना है। अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं, शी लेड इन द बेड, जो कि गलत है, शी ले इन द बेड। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, मतलब नेक्स्ट वर्ड पे। एक वर्ब होता है इन्वेंट और एक वर्ड होता है डिस्कवर। इन्वेंट का मतलब होता है टू क्रिएट और डिजाइन समथिंग न्यू दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। किसी नई चीज का आविष्कार करना जो इससे पहले कभी नहीं बनी, उस चीज का निर्माण करना जो कभी पहले नहीं थी, उस चीज को डिजाइन करना, क्रिएट करना, उस चीज को बनाना, मतलब जो बिल्कुल न्यू है, जो इससे पहले कभी नहीं बना है ना, तो उसको बोलते हैं इन्वेंट करना। जबकि डिस्कवर का मतलब होता है किसी ऐसी चीज को खोजना जो पहले थी लेकिन उसके बारे में कोई जानता नहीं, मतलब कोई न्यू चीज नहीं बनाई गई, ये ऑलरेडी धरती पर थी बट उसको अब खोजा गया, वो अब मिला, है ना। टू फाइंड और अनकवर समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट बट वाज नॉट प्रीवियसली नोन और रिकॉग्नाइज्ड, जिसको पहले कोई जानता नहीं था लेकिन अब उसको ढूंढ निकालना, तो वो होता है डिस्कवर। जैसे बहुत बार लोग कहते हैं ना कि हमें यहाँ पर इतना सारा सोना मिला या फिर इतना सारा खजाना मिला, या हमको यहाँ पर एक ऐसा लैंड का टुकड़ा मिला। जैसे साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि भाई उनको एक ऐसा प्लैनेट मिला है, मतलब जो पहले से था, तो उन्होंने नहीं बनाया उसको, उन्होंने नहीं बनाया, नया नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था बट हमने उसको ढूंढा, जो उससे पहले किसी ने नहीं ढूंढा था, किसी चीज की खोज की, तो वो डिस्कवर करना। ओके, हु डिस्कवर्ड द रेडियो, क्या ये कहना सही होगा कि रेडियो को डिस्कवर किसने किया? अब भाई रेडियो तो बनाया गया था, नया बनाया गया था, कोई इससे पहले थोड़ी ना रेडियो था। भाई जब सबसे पहले किसी ने रेडियो बनाया होगा तो उसने उसको इन्वेंट किया होगा, डिस्कवर नहीं किया होगा, क्योंकि रेडियो उसने ही बनाया है, उससे पहले वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो यहाँ पर डिस्कवर शब्द गलत हो जाएगा। और दोस्तों कई बार एग्जाम में ये हमसे पूछा जाता है, वो इन्वेंटेड की जगह डिस्कवर्ड का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत होता है। अब यहाँ पर किसी ने रेडियो को सबसे पहले बनाया होगा, उसका आविष्कार किया होगा, है ना, वो पहले से रेडियो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो यहाँ पर इस डिस्कवर को कहना गलत होगा और करेक्ट होगा हु इन्वेंटेड द रेडियो। नेक्स्ट, कोलंबस इन्वेंटेड इंडिया। कोलंबस ने इंडिया को बनाया है? नहीं, कोलंबस ने इंडिया की खोज की थी। इंडिया तो पहले भी धरती पर थी, सबसे पहले थी, ठीक है, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति सबसे पहले थी, लेकिन कोलंबस ने उसको इन्वेंट किया, मतलब खोज निकाला। इससे पहले शायद वो लोग जो कोलंबस जहाँ रहता था, वो लोग हमारे बारे में नहीं जानते थे या हम उनके बारे में नहीं जानते थे, है ना। तो इस लैंड को उन्होंने ढूंढ निकाला, तो कोलंबस डिस्कवर्ड इंडिया, ना, कोलंबस ने डिस्कवर किया, किसको डिस्कवर किया? इंडिया को डिस्कवर किया, है ना। जैसे आप देखते हैं कि ये एक व्यक्ति है जो किसी चीज को इन्वेंट कर रहा है और ये एक व्यक्ति है जो किसी चीज को डिस्कवर कर रहा है ना। कोलंबस ने भी जब एक शिप के रास्ते वो आए थे, मतलब पानी के रास्ते वो आए थे और उन्होंने इंडिया को डिस्कवर कर दिया, ठीक है। तो डिस्कवर किसी ऐसी चीज को खोज निकालना जो पहले से एग्जिस्ट करती है, जबकि इन्वेंटेड एक मैनमेड थिंग के लिए जिसको बनाया गया, जिसका आविष्कार किया गया है, जो उससे पहले कभी एग्जिस्टिंग थी ही नहीं। ओके, अब कुछ हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक वर्ड है बियर, बियर को सेकंड फॉर्म बोर और थर्ड फॉर्म बोर्न या फिर बॉर्न भी होती है। तो बियर एक तो होता है सहना और एक होता है जन्म देना, है ना, कंसीव करना, और उसके लिए हम बॉर्न का प्रयोग करते हैं। फाइंड, फाउंड, फाउंड, जो कि मैंने आपको बताया था खोज निकालना, और एक वर्ब है फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, है ना। ये होता है खोज निकालना, मतलब ढूंढना, सर्च करना, जबकि ये होता है स्टैब्लिश करना। हैंग, हंग, हंग, अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। हैंग का मतलब होता है किसी चीज को टांग देना, लेकिन हैंग दो तरह से यूज होता है। एक तो हैंग, हंग, हंग मतलब किसी चीज को टांगना, जैसे मैंने घड़ी दीवार पर टांग दी
तो हंग यूज होगा, है ना, या हैंग यूज होगा। उसकी सेकंड फॉर्म हंग होगी या थर्ड फॉर्म भी हंग होगी। मैंने मैप को लटका दिया, मैंने पिक्चर को लटका दिया, तो किसी चीज को लटकाना, कपड़े को टांग देना, उसके लिए हम लोग हंग और हंग का प्रयोग करते हैं। जबकि एक और वर्ब होती है हैंग में, हैंग्ड, ये होता है फांसी पर लटका देना, है ना, जब एग्जीक्यूशन किया जाता है या डेथ, सेंटेंस टू डेथ दिया जाता है, तो उसके लिए हम हैंग्ड का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे दे हैंग्ड धनंजय, तो हैंग्ड मतलब फांसी पर लटका देना। रेज्ड, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, उठाना, उगाना या बढ़ाना। राइज, रोज, राइजन, राइज मतलब खुद उठना, उगना या बढ़ना। लाई, लाइड, झूठ बोलना। लाई, ले, लेन, लेटना, और लेड, स्थापना करना, सेट करना, स्टैब्लिश। तो ये सारे वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं जो अभी हम सीखते हुए आए हैं, और उसी को मैंने यहाँ पर आपको फिर से एक्सप्लेन किया है। हालांकि अभी और भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हम देखेंगे, उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनका कैसे यूज होता है, वो भी अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अक्सर ये एरर्स हमसे पूछे जाते हैं कि इसको हमने लिखने में क्या गलती की है, या इसमें वर्ब गलत यूज हो गया है जिसको हमें रेक्टिफाई करना होता है। तो इस तरह के एरर्स हमसे कई बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड डिफरेंट मीनिंग्स। Some verbs have different forms and are used differently. Bind, bound, bounder, bounden. Shear, sheared, shown or shown. Seethe, seethed, sodden. Drink, drank, drunk या drunken. तो ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म ड्रैंक हो जाती है, ड्रंक और ड्रंकन भी हो जाती है। अभी ड्रंकन और ड्रंकन में क्या डिफरेंस है, इसको अभी हम पढ़ेंगे। मेल्ट, मेल्टेड और मोल्टन भी होती है। ग्रेव, ग्रेव्ड और ग्रोवन भी होती है। क्लीव, क्लोव, क्लेफ्ट एंड क्लोवन भी होती है। अब देखिए, जैसे क्लेफ्ट और क्लोवन है तो इनके अर्थ में डिफरेंस आ जाएगा। क्या आएगा अभी हम बात कर समझेंगे। गेट, गॉट, गॉट और गॉटन भी यूज करते हैं लोग, हालांकि हम लोग गॉट को ही प्रेफर करेंगे, गॉटन को नहीं। गॉटन हम लोग सिर्फ फॉरगेट के केस में यूज करते हैं, जैसे फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। श्रिंक, श्रंक, श्रंक या श्रंकन। अब श्रंक मतलब उस कार्य को करना, जैसे किसी चीज को हम श्रिंक करते हैं। और एक होता है श्रंकन, मतलब जो ऑब्वियसली, जैसे मान लीजिए आपकी कोई कुर्ती है, आपने उसको धोया, है ना, वॉश किया, तो वो श्रिंक हो गई, मतलब सुकड़ गई, है ना। और अब एक होता है, मैंने कहा ये सुकड़ी हुई चादर, ये सुकड़ी हुई कुर्ती है, तो उस केस में हम लोग श्रंकन वर्ड का प्रयोग करते हैं। मतलब ये जो वर्ड्स आपको दिखते हैं ना, ये पार्टिसिपल की तरह यूज होते हैं, जबकि ये वर्ब की तरह यूज होते हैं, ये आपको ध्यान। सिंक, सैंक, संक या संकन, तो संक वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, मतलब जब क्रिया में है, और संकन जो डूबा हुआ है, उसके लिए हम लोग संकन का प्रयोग करेंगे। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक और स्ट्राइकन। स्ट्रक अटक जाना, स्ट्राइकन जो अटका हुआ है, तो ये पार्टिसिपल की तरह, मतलब एक एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले करते हैं, जबकि ये वर्ब की तरह रोल प्ले करते हैं। ये डिफरेंस होता है दोनों। ओके, जैसे संकन और संक में डिफरेंस देख लेते हैं, ऐसे ही आप सारी वर्ब्स का मीनिंग देख सकते हैं। जहां जहां आपने डबल फॉर्म्स देखी, मतलब उनका अर्थ यही होगा कि जो सेकंड वाली होंगी, मतलब जो थर्ड वाली फॉर्म होंगी, और सेकंड थर्ड जो होंगी, वो हमेशा पार्टिसिपल की तरह प्रयोग होंगी, मतलब जो नाउन की क्वालिटी को बताए। जैसे एक वर्ड है संकन और संक। अब देखिए, संक क्या होता है, द एक्शन ऑफ सिंकिंग और हैविंग संक। जब कोई चीज डूबती है तो उसके लिए हम संक वर्ड का प्रयोग करते हैं, जो कि सिंक की सेकंड फॉर्म है। सिंग, सैंक, संक, सेकंड नहीं थर्ड फॉर्म। सिंग, सैंक, संक, तो संक मतलब डूबना। जबकि संकन होता है समथिंग दैट हैज संक बिलो द सरफेस वाटर और अनदर लिक्विड सबमर्ज्ड। जब कोई चीज अंदर डूब चुकी है ना, पानी के बिल्कुल अंदर डूब चुकी है, तो उसमें भिगोई जा चुकी है, डूब चुकी है। जैसे मान लीजिए बाल्टी है, बाल्टी में वाटर है, और वाटर में कोई एक बॉल है जो डूबी हुई है बिल्कुल नीचे, ठीक है, तो एक डूबी हुई बॉल है, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए हम लोग संकन का प्रयोग करेंगे। जो चीज डूब चुकी है ना, तो वो पार्टिसिपल की तरह प्ले करती है रोल, तो उसको हम संकन बोलते हैं। जैसे द शिप हैज संकन, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि शिप जो है वो डूब गया, तो शिप हैज संक। आई सॉ अ संक शिप, मैंने एक डूबे हुए शिप को देखा। तो देखिए डूबा हुआ, अब देखिए ये जस्ट नाउन से पहले यूज हुआ। जो नाउन से जस्ट पहले यूज हो वो पार्टिसिपल होता है, क्योंकि वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, जो उस नाउन की क्वालिटी को हमको बताता है, दर्शाता है, उसको डिस्क्राइब करता है। तो वो एक पार्टिसिपल की तरह यूज होगा। हालांकि पार्टिसिपल क्या होता है वो भी आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब को डिस्कस करेंगे। वहां मैं आपको पार्टिसिपल एक्सप्लेन करूंगी फिर से। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए, जो नाउन की क्वालिटी को बताए, मतलब एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो, उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं, हालांकि वो देखने में वर्ब जैसा होता है।
तो आई सॉ अ संक शिप, मैंने एक डूबी हुई शिप को देखा। एक तो होता है शिप डूब गया, है ना, ये तो वर्ब हो गई। लेकिन मैंने कहा मैंने एक डूबी हुई शिप को देखा। तो जब डूबी हुई शिप को देखा तो वो संकन शिप होगी, संक शिप नहीं होगी। तो संक शिप इनकरेक्ट हो गया, जबकि संकन शिप करेक्ट। ओके, आई द शिप हैज संकन, ये गलत हो जाएगा। द शिप हैज संक मतलब शिप डूब गई ना, तो वहां पर संक का प्रयोग करेंगे। लेकिन डूबी हुई शिप, जैसे मैंने कहा डूबी हुई शिप को निकालना मुश्किल है, तो बताइए जरा संक यूज होगा संकन? ऑब्वियसली संकन यूज होगा। ठीक है, संकन शिप इज डिफिकल्ट टू इमर्ज आउट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉल्टन और मेल्टेड, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मेल्टेड मतलब पिघल जाओ, और मॉल्टन पिघला हुआ। अगेन ये मॉल्टन पार्टिसिपल की तरह प्रयोग होगा और मेल्टेड वर्ब की तरह। मॉल्टन समथिंग दैट हैज बीन हीटेड टू हाई टेम्परेचर दैट हैज बिकम लिक्विड। जैसे ये लोग सोना गला चुके हैं, तो गला हुआ सोना, है ना, तो गला हुआ सोना ये क्या हो जाएगा? मॉल्टन मेटल। ओके, और मॉल्टन गोल्ड। जबकि मेल्टेड द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ हीट। जब हम हीट अप्लाई करते हैं और एक सॉलिड थिंग लिक्विड में तब्दील हो जाती है ना, तो उसको मेल्टेड बोला जाता है, मतलब मेल्ट हो जाना। जैसे ये बर्फ है, बर्फ को हमने बाहर रख दिया तो वो धीरे 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 करके पिघल जाएगा, है ना। मोमबत्ती है, उसको जला दो तो धीरे करके पिघल जाएगी। आइसक्रीम है, वो धीरे धीरे करके पिघल जाएगी जैसे फ्रिज में से बाहर निकाल। तो द प्लास्टिक हैज मॉल्टन, प्लास्टिक मॉल्टन नहीं हुई है, प्लास्टिक हैज मेल्टेड, प्लास्टिक पिघल गई है। When half an hour passed, I took melted metals. Melted metals नहीं, molten metals. मैंने half an hour बाद मैंने molten metals को ले लिया, मतलब उनको निकाल लिया। क्योंकि molten metals हम तो पिघल चुके हैं वो metals, molten metals को निकाल लिया क्योंकि ठंडे हो गए। पिघला हो तो बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ड्रंकन और ड्रंक, तो जब कोई बिल्कुल अच्छे से पी चुका है, तर हो चुका है, तो वो ड्रंकन होगा। और पी लेना उसको ड्रंक बोलते हैं। तो थर्ड फॉर्म जब वर्ब की तरह यूज होगा तो ड्रंक, और जब एडजेक्टिव की तरह यूज होगा जो किसी इंसान की स्थिति को जाहिर करेगा, बताएगा, तो उसके लिए हम ड्रंकन का प्रयोग करेंगे। ड्रंकन when something or someone behaves or appears as it is as if affected by alcohol। जैसे आप इस व्यक्ति को देख सकते हैं कि ये ड्रंकन, जबकि ये लड़की ने दूध पी लिया, फिनिश कर लिया, तो वो ड्रंक हो जाए। When someone has consumed alcohol to the point of being intoxicated, अब इसमें जरूरी है सिर्फ अल्कोहल, अगर वाटर की बात करें, मिल्क की बात करें, देखिए एक डिफरेंस होता है। जब कोई अल्कोहल को कंज्यूम करता है तो उसके लिए हम लोग ड्रिंक वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि ड्रिंक्स, इसका मतलब है अल्कोहल लेता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि शी ड्रैंक द मिल्क, ओके, इसका शी ड्रैंक मिल्क, इसका मतलब उसने दूध पी लिया, है ना। तो वहां पर ड्रैंक मिल्क का प्रयोग अगर आप करते हैं, ऑब्जेक्ट आप लिख देते हैं, तो वो ये जाहिर कर देता है कि आपने मिल्क को ही पिया। इसलिए हम लोग ड्रैंक की जगह वहां पर हैव या हैड को प्रयोग करना बेटर समझते हैं। जैसे शी हैड मिल्क मीन्स उसने दूध पी लिया, है ना। इसलिए हम कभी भी दूध पीने के लिए, पानी पीने के लिए ड्रैंक का नहीं बल्कि हैड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ड्रिंक एक सेंस देता है ड्रिंकिंग। ओके, ही हैज ड्रंकन मच, इनकरेक्ट, ही हैज ड्रंक मच। शी हैज ड्रंकन मिल्क, नाउ शी हैज ड्रंक। ओके, चलिए अब अदर फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये हमने अभी आपको बताया था। सीक सर्व सर्व, बियर बोर बोन, बियर बोर बोन, शेक शूट शेकन, शूट शॉट शॉट, स्ले स्लीव स्लेन। अब देखिए रेगुलर वर्ब्स हैं। स्ले फर्स्ट फॉर्म, स्लीव सेकंड, थर्ड स्लेन। ऐसी थ्रो फर्स्ट फॉर्म, थ्रू सेकंड, थ्रोन थर्ड फॉर्म। नो न्यू नोन, सो नो आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाता है जानना, न्यू सेकंड फॉर्म हो जाता है, नोन थर्ड फॉर्म हो जाता है। स्विंग स्वंग स्वंग, स्पिन स्पैन स्पन, स्पिट स्पैट स्पट, स्लाइड स्लिड स्लिड। तो ये हमारे कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और उनको अपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब में प्रयोग कर सकते हैं। स्विम स्वम स्वम, स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक, स्ट्रू स्ट्रूड स्ट्रूड स्ट्रून, स्टिंक स्टंक स्टंक, स्टिंग स्टंग स्टंग, स्टिक, देखिए स्टिक स्टक स्टक, टीयर टोर टोन। तो जैसे टीयर, कोई भी चीज फटती है, जैसे कागज को फाड़ा, तो वो टीयर टोर और टोन यूज करते हैं। ट्रेड ट्रॉड ट्रॉड, वेक वोक वोक। इसमें एक और वर्ब यूज होता है वेकन। ओके, वियर वोर वोन। तो ऐसे ये कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं जो आपको याद करनी चाहिए, और इनके साथ ही
मतलब इनको आप अगर यूज करेंगे तो वो आपके वर्ब, आपके सेंटेंस में आप उसको यूज कर सकते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको आप चेंज नहीं करते, जैसे पुट, हिट, हिट। वो चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, वो हमेशा सेम रहती है। हर्ट, तो हर्ट फर्स्ट फॉर्म में भी हर्ट है, सेकंड फॉर्म में भी हर्ट है, थर्ड फॉर्म में भी हर्ट है। रीड, रेड, रेड। रीड फर्स्ट फॉर्म में रीड होगा, सेकंड फॉर्म में रेड और थर्ड फॉर्म में रेड। हालांकि तीनों की स्पेलिंग सेम रहेगी, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। तो ये बात का भी आपको खास ध्यान रखना है कि कौन सी वर्ब कब किस तरह से चेंज हो जाती है। वीव, वोवन, लीव, लेफ्ट, लिफ्ट, लिफ्टेड, लिफ्टेड। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं। इन सबको एक बार आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ने बेहद आवश्यक है। तभी आप उन वर्ब्स को अपने सेंटेंसेस में यूज कर पाते हैं, स्पेशली दोज वर्ब्स जैसे संकन और संक था। तो संक और संकन दोनों ही थर्ड फॉर्म है, लेकिन संकन पार्टिसिपल की तरह बिहेव करेगा और संक आपका वर्ब की तरह रोल प्ले करेगा। तो ऐसे जब एक वर्ब थर्ड फॉर्म होते ही अपना मीनिंग ही चेंज कर लेता है, अर्थ चेंज कर लेता है, या एक अलग अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो ये बातें भी आपको अच्छे से समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है एक वर्ब हैंग। हैंग मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अगर किसी चीज को टांगा जाए, लटकाया जाए, तो उसके लिए हम हैंग, हंग, हंग का प्रयोग करते हैं। और हैंग, हैंग, हैंग्ड का प्रयोग जब करते हैं यदि किसी को सूली पर चढ़ाया जाए या कोई एग्जीक्यूशन की बात आए, तब हम हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड का प्रयोग करते हैं। हैंग्ड पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल है ऑफ हैंग व्हेन रेफरिंग टू एग्जीक्यूशन बाय हैंगिंग, to execute someone by suspecting them by knack, typically as a form of capital punishment. Hung past tense है, past participle है hang की, in most other context to be suspended or dangled from a support up. ठीक है, जैसे किसी चीज को किसी एक सपोर्ट से टांग दिया जाए। ठीक है, जैसे मैप को ये टांगा हुआ है वॉल पे, तो उसके लिए हम लोग हैंग, हंग, हंग का प्रयोग करेंगे। The accused person was hung, ये इनकरेक्ट है क्योंकि उसको सूली पर लटकाया गया है, तो hanged का प्रयोग करेंगे। The accused person was hanged. The map was hanged in the study room. तो the map was hung in the study room, कि मैप लटका हुआ था स्टडी रूम में। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ना शुरू करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। जब एक जैसे इज आर एम है, वॉज वर है या हैज हैव है, इनको हम मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनमें डिफरेंस कैसे देखा जाएगा, इसके भी एग्जांपल्स अभी हम आगे समझेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स आर अ टाइप ऑफ वर्ब दैट वर्क टुगेदर विद द मेन वर्ब, जो कि एसोसिएट की जाती है मेन वर्ब के साथ टू क्रिएट डिफरेंट वर्ब टेंसेस, जिसकी वजह से टेंसेस में चेंज लाया जा सकता है, मूड्स में, वॉइसेस एंड एस्पेक्ट्स इन अ सेंटेंस। अब इन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब्स को ऐड करने की वजह से सेंटेंस की टेंस पे फर्क पड़ सकता है, मूड्स पे या वॉइसेस पे। वॉइसेस मतलब एक्टिव या पैसिव वॉइस, मूड्स मींस मोडेल्स, एंड एस्पेक्ट्स पे। ऑक्सिलरी वर्ब्स डू नॉट कैरी द मेन मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ऑक्सिलरी वर्ब्स कभी भी स्टैंड अलोन नहीं रह सकती। दूसरा, वो एक इंडिविजुअल मीनिंग कभी भी सेंटेंस को नहीं देती। ओके, ऑन देयर ओन बट असिस्ट इन फॉर्मिंग द ओवरऑल मीनिंग, लेकिन वो असिस्ट करती है पूरा मीनिंग दर्शाने में। ओके, टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है प्राइमरी या फिर सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, 3 तरह के ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, प्राइमरी या फिर सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मोडेल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड सेमी मोडेल ऑक्सिलरी वर्ब्स। और सेमी मोडेल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होती है। ओके, अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स पे। प्राइमरी और सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, also known simply as auxiliary verbs or helping verbs, are a category of verbs that serve to accompany the main verb in a clause to express various grammatical functions such as tense, aspect, voice and mood. मतलब जो सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक मेन वर्ब से पहले यूज होती है एक सेंटेंस में, और उसकी टेंस को दर्शाती हैं या उसके मोडेल्स को दर्शाती हैं, उसके मूड्स को दर्शाती हैं, तो वो हमारी क्या है, सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में आ जाता है बी, हैव और डू।
है ना, ये तीनों आ जाते हैं। बी मतलब जो इज आर एम वॉज वर, ये वाली जो फॉर्म्स आती हैं। हैव हैज या हैड, डू डज डिड, है ना, डू डज डिड, डन, तो ये वाली जो फॉर्म्स हैं। हालांकि इसमें डू डज और डिड को ही ले सकते हैं आप हेल्पिंग वर्ब। टू बी फॉर्म इज आर एम वॉज एंड वर, बी बीइंग बी, तो ये सारी बी की फॉर्म्स है ना। ये इज आर एम प्रेजेंट में यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू लंडन, दे आर कमिंग, आई एम टीचिंग, he was studying, they were teaching। be being, ये be और being का यूज होते हैं, जैसे he will be going there, okay। being, the work is being completed by her, है ना। been, जो थर्ड फॉर्म होती है, they have been going to London, okay। so been यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो थर्ड फॉर्म की तरह यूज होता है, या परफेक्ट टेंस में यूज होता है, परफेक्ट पैसिव में यूज होता है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है। हैव हैज हैड और हैविंग, ये वर्ड्स हो जाते हैं। जैसे शी हैव कम टू मीट मी, सॉरी, शी हैज कम टू मीट मी, they have appeared for the exam, they had gone to market, okay। do के फॉर्म्स हो जाते हैं do does did doing और done, okay। for example, she does her homework every day, not does, okay। does तो वहां पर मेन वर्ब हो जाएगा। she does not go there, she does not do yoga every day, I do not go there, he did not meet me, okay। so यहाँ पर ये did, do और does ये helping verbs हो, okay। अब देखिए यहीं पर अगर यही वर्ड्स, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, he has a car, तो ये जो has होगा, he has a car, अगर मैं यहाँ पर has का प्रयोग करूं तो वो एक मेन वर्ब हो जाएगा। he is a doctor, यहाँ पर अगर मैं is का प्रयोग करूं तो ये ये एक मेन वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं, ओके। प्रेजेंट टेंस में हम इनको यूज कर सकते हैं, जैसे शी इज रीडिंग अ बुक, यूजिंग इज एज द ऑक्सिलरी ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Perfect tense, they have finished their homework, using have is the auxiliary for present perfect tense। जो have है वो present perfect tense में यूज होता है, इसके अलावा has का प्रयोग भी present perfect tense में होता है, हालांकि वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ उसको प्रयोग में लाया जाता है। इंटेरोगेटिव, डू यू लाइक आइसक्रीम, सो डू आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में या फिर नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, जैसे आई डू नॉट गो देयर, ओके, तो भी आप डू का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि आप डिड का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस में, जैसे दे डिड नॉट शेयर द प्रोजेक्ट, ओके, और दे डिड नॉट गो देयर, ओके। नेगेटिव, ही इज नॉट फीलिंग वेल, ही डिड नॉट गो देयर, और ही डज नॉट स्टडी। तो इस तरह के जितने भी वर्ब्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं, जो सिर्फ मेन वर्ब को अकम्पनी करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, तो वो सारे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हो जाते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का आप डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे बी की फॉर्म से एम, इज, आर, वॉज, वर, बीन, बी, ओके। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ ही इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, तो इसमें वर्किंग हमारा मेन वर्ब होगा, जबकि इज हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि वहां पर ही इज वर्किंग, अब आप देख पा रहे हैं ये कार्य कर रहा है, लेकिन इसमें जो एक्शन है वो क्या है, कार्य करना, मतलब प्रोजेक्ट पे कार्य करना। तो एक्शन तो आपका मेन वर्ब हो जाएगा वर्किंग, है ना, और इज सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, जो ये दर्शा रहा है कि ये काम अभी कर रहा है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन मैं आपसे अगर ये कहूँ शी इज अ टीचर, वह एक टीचर है, तो ये आपका मेन वर्ब होगा, क्योंकि ये दर्शा रहा है कि वह एक टीचर है, ओके। डू, डज, डिड, शी डिड नॉट फिनिश हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया, तो यहाँ पर देखिए फिनिश तो आपका मेन वर्ब हो गया, एक्शन हो गया, जबकि डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, जो सिर्फ ये बता रहे हैं सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस और पास्ट का सेंटेंस है। शी डज योगा एवरी डे, अब वो रोज योगा करती है, तो यहाँ पर डज करने को जाहिर कर रहा है, और करना मतलब एक्शन है, तो यहाँ पर करती है, वो योगा रोज करती है, तो करना एक एक्शन को दर्शा रहा है, तो ये आपका डज यहाँ पर मेन वर्ब हो गया, और क्या करती है, योगा करती है, योगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओके। वी हैव कंप्लीटेड द टास्क, हम अपना टास्क कंप्लीट कर चुके हैं, तो जब टास्क कंप्लीट कर चुके हैं तो ये हैव आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि कंप्लीटेड मेन वर्ब। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आई हैव अ रेड कार,
देखिए इस बॉय के पास एक रेड कार है, ये कह रहा है आई हैव अ रेड कार, तो ये बड़ा खुश है इस बात को बताने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि इसके पास एक रेड कार है, ये इसका पोजीशन दिखा रहा है कि इसके पास ये रेड कार है, एग्जिस्टिंग है, तो यहाँ पर ये पोजीशन को शो करेगा, मतलब ये एक मेन वर्ब। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये डिफरेंस होता है एक मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में। ओके, अब ऑक्सिलरी वर्ब और भी कुछ टाइप्स की होती हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब कितने टाइप्स की होती हैं? एक होता है हमारे पास मोडेल ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो एक तो हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, अब आ जाते हैं मोडेल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मोडेल ऑक्सिलरी वर्ब्स एक्सप्रेस मोडालिटी इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी। जब कोई वर्ब इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी को, नेसेसिटी को, परमिशन को, एबिलिटी को और अदर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द एक्शन ऑफ द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब के एक्शन की पॉसिबिलिटी बताता है कि उसकी कितनी संभावना है उसके होने ना होने की, उसकी क्या जरूरत है, वो परमिटेड है या नहीं, उसके अदर एटीट्यूड्स क्या है, मूड्स क्या है, तो उसको दर्शाने के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। The primary modal auxiliaries are can, could, may, might, will, would, shall, should, must, and ought to. ये सारे हमारे modal auxiliary verbs हो जाते हैं। Examples: I can do this work. तो ये ability को show करता है, तो can यहाँ पर ability को show कर रहा है, ये हमारा modal auxiliary verb हो जाएगा। She will do PhD after her post graduation. वह PhD करेगी, फ्यूचर में PhD करेगी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। सो यहाँ पर विल क्या हो जाएगा, आपका फ्यूचर प्लान को, एक्शन को दिखा रहा है, तो ये मोडेल हो जाएगा। ओके, सेमी मोडेल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? तो ये सेमी मोडेल ऑक्सिलरीज होते हैं जो हमारे मेन वर्ब एज वेल एज मोडेल्स की तरह, दोनों की तरह यूज हो सकते हैं। Semi modal auxiliary verbs are a small group of verbs that function similarly to modal auxiliaries but have a slightly different usage and meaning. Their common semi modal auxiliaries are need, dare, used to, ought to. Used to हमारा एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है जो पास की हैबिट को शो करता है, या फिर किसी पर्सन के एडिक्टेड होने को शो करता है। डेयर चैलेंज को शो करता है, नीड जरूरत को शो करता है, नेसेसिटी। ये मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों की ही तरह यूज होते हैं। अभी जब हम मोडेल्स को पूरा कंप्लीट चैप्टर जब हम मोडेल्स का पढ़ेंगे तो हम इस चीज को भी वहां पर कवर करेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, सेमी मोडेल्स और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे नेसेसिटी, शी नीड्स टू फिनिश हर होमवर्क, उसको जरूरत है अपना वर्क फिनिश करने की, तो ये एक्सप्रेस कर रहा है नेसेसिटी। चैलेंज, ही डेयर्ड टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम द वाइल्ड बुल, उसने हिम्मत की, किस चीज की हिम्मत की? वाइल्ड बुल से बच्चे को बचाने की, तो ही डेयर्ड टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम द वाइल्ड बुल। उसने एक हिम्मत वाला काम किया कि उसने बच्चे को सेव किया, वो भी एक जंगली बैल से। ओके, पास्ट हैबिट, जब हम कोई कार्य पहले किया करते थे, वी यूज्ड टू सिट इन द शेड ऑफ द ट्री, हम लोग पेड़ की छांव में बैठा करते थे। अब आजकल ऐसा कहाँ होता है? एक्सप्रेसिंग अ पास्ट हैबिट, जैसे आपने देखा होगा कि आप गर्मियों की छुट्टी में अपने नानी के घर जाया करते थे, तो वहां पर आप पेड़ के पीछे या अपने घर में या कभी गांव वगैरह जाते थे, और शहरों में भी इनफैक्ट आप पेड़ के नीचे बैठा करते थे, खाट पर बैठा करते थे। तो ये कुछ पास्ट हैबिट्स थी जो हम किया करते थे। आजकल तो हम बहुत ही अलग तरह से, अब यहाँ पर जैसे आप इस तरह से पढ़ रहे हैं, पहले आप वो ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखकर मैम आपको पढ़ाती थी, आप ऐसे पढ़ा करते थे, क्लास में जाकर पढ़ा करते थे, तो वो सब कब की पास्ट की बात हो गई है ना। तो आज तो आपको यहाँ पर सारा कंटेंट ही मिल जाता है, बढ़िया से क्लासेस मिल जाती हैं, तो पहले आप जाकर पढ़ा करते थे, है ना। तो ये जो पास्ट की बिट्स को शो करते हैं उसमें हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। ओके, हालांकि यूज्ड टू एक एडिक्शन के लिए भी शो होता है। डेड, अगर ये जो नीड और डेयर है, इनको यदि हम नेगेटिव फॉर्म में यूज करें तो वहां पर हम इसमें से टू को वहां पर हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारा जो नीड है वो एक मोडेल की तरह यूज होता है। अगर मैं आपसे कहूँ नीड अगर एक मोडेल की तरह यूज हुआ है, तो नीड अगर पॉजिटिव सेंस में है तो टू का प्रयोग करेगा, अगर पास्ट टेंस अगर नेगेटिव सेंस में है तो टू का यूज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, he need not come, he need not worry, she need not come, you dare not touch me, okay, you dare not touch my doors। So इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, तो मैंने जैसे बोला dare not touch, तो वहां पर हम dare not को प्रयोग करेंगे, तो touch का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं अपने आने वाले चैप्टर में, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये सब बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। वेल, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स टू यू, धन्यवाद।